कि सोनाड़ी और नाली नस्ल है किसकी? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोनाड़ी और नाली नस्ल है भेड़ की, बकरी की, गोवंश है या फिर ऊंट की है? बताइएगा फटाफट कि ये जो सोनाड़ी और नाली है ये किसकी नस्ल है, बताइए। हाँ, बिल्कुल, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को। फटाफट इसका आंसर बताइए कि सोनाड़ी और जो नाली है ये निम्न में से किसकी नस्लें हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और जितने भी हैं भाई कमेंट जरूर करें और आंसर बताएं। चलिए, बिल्कुल शाबाश। देखिएगा, सोनाड़ी और नाली, नाली से आप सही थोड़ा कंफ्यूज होंगे, बाकी सोनाड़ी को आपने पकड़ लिया होगा। नाली से तो ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर नाली तो केवल हमने ये पढ़ा है कि घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है, घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र उसे नाली कहा जाता है। और घग्गर नदी का मतलब है श्री गंगानगर वे हनुमानगढ़। तो ये जो नाली नस्ल है और सोनाड़ी जो नस्ल है वो किसकी है? याद रखिएगा, भेड़ की। ठीक है, और एक नाली वो भी है जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है। तो सोनाड़ी और जो नाली है वो आपके किसकी नस्लें हैं? याद रखिएगा, भेड़ की। सोनाड़ी के अंदर एक जरूर याद रखें, ये भेड़ की वह नस्ल है जब ये घास वगैरह कुछ खाती है तो इसके जो कान हैं वो जमीन को छूते हैं, मतलब बहुत लंबे लंबे कान हैं, इसीलिए इसे कहा गया है चनोथर। क्या कहा गया है? चनोथर। मतलब इनके जो कान हैं वो जमीन को स्पर्श करते हैं, जमीन को स्पर्श। और ये जो नाली है ये तो आपके कौन से क्षेत्र में? तो याद रखिएगा, हनुमानगढ़। तो आप कहेंगे सर फिर सोनाड़ी जो नस्ल है वो कहां पर? तो ये आपके राज्य के जिस क्षेत्र में मिलेगी वो है चित्तौड़गढ़। वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो सोनाड़ी और नाली किसकी नस्लें हैं? तो याद रखना है भेड़ की। सोनाड़ी जो है इसे चनोथर कहा गया है क्योंकि जो कान हैं वो जमीन को स्पर्श करते हैं। और बाकी जो नाली क्षेत्र है ये है आपके कहां पर? हनुमानगढ़ में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल तिवारी जी, बिल्कुल सही, एक दिन लगा देंगे, ठीक है, बिल्कुल। देखिए वैसे भी कोटिलिया क्लासेज जो टेक्निकल वाला है उस पर तो पूरी जियोग्राफी के एमसीक्यू करा रखे हैं आपको, बाकी जो बुक है उसका भी जल्दी से करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयां कहाँ स्थापित है? बताइए। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयां कहाँ स्थापित है? लूणकरणसर, डीडवाना, सांबर लेक या फिर फलोदी? बताइएगा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयां कहां पर स्थापित है? देखिए फलोदी की बात करते हैं तो हाँ, फलोदी है आपके जरूर खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। और कहां पर है ये? तो याद रखिएगा, जोधपुर में। सांबर लेक की बात करते हैं तो यहां पर इस प्रकार का कोई राजस्थान स्टेट केमिकल नहीं है, बल्कि सांबर जो झील है जो आपके जयपुर में है, यहाँ पर आपके स्थापित है केंद्र सरकार द्वारा, HSL हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 1964 में। पूछा गया राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयां। याद रखिए ये जहां पर इकाइयां स्थापित है वो है आपके डीडवाना झील। डीडवाना झील कहां पर है? तो याद रखिएगा नागौर में। कहां पर है? नागौर में, क्योंकि यहां से जो नमक उत्पादित किया जाता है उसमें सोडियम क्लोराइड ना होकर क्या है? सोडियम सल्फेट। और इसका जो उपयोग है वो आपके उद्योग में लिया जाता है, क्योंकि खाने योग्य नहीं है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से वह झील जहां का नमक खाने योग्य नहीं है वो है आपके डीडवाना झील। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयां कहां पर स्थापित है? याद रखिएगा, डीडवाना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है डीडवाना वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके कि राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? नहरों द्वारा, तालाब द्वारा, नलकूप व कुएं द्वारा या फिर अन्य द्वारा? देखिए राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई पूछा जाए डायरेक्ट के सर्वाधिक सिंचाई वाला साधन, सर्वाधिक
सिंचाई वाला, एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला साधन और एक राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला। तो राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जो साधन है वो तो आपके हैं कुएं व नलकूप, कुएं व नलकूप, और राज्य में सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वह है आपके श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। और एग्जाम में डायरेक्ट आपको कभी ऐसा भी पूछ ले कि राजस्थान का वह जिला जहां पर नलकूप व कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो याद रखिएगा जयपुर में। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा में। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तो याद रखिएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। तो यहां पर है आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नलकूप व कुएं। तो यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन याद रखें, सर्वाधिक सिंचाई वाला आपके पूछा जाए साधन तो कुएं व नलकूप, और जिला पूछे तो गंगानगर, और इनका पूछे कि सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? बड़े आराम से पढ़िए और उसके बाद में आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई या मृदा अपर्दन। मरुस्थल के लिए कौन कौन उत्तरदायी हैं बताइएगा, इसका आंसर दीजिए। हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो आपको करवाए जा रहे हैं ये पुराने एग्जामों में आ रखे हैं, बस वही करवाए जा रहे हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पर पूछा जा रहा है कि मरुस्थलीकरण, देखिए राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? तो वैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए वनों की कटाई करेंगे तो सिंपल सी बात है मरुस्थलीकरण होगा। ठीक है, एक तो ये है वनों की कटाई से तो होगा, एक है आपके अति पशुचारण, अति पशुचारण से भी मरुस्थलीकरण है, और एक है आपके बूंद बूंद सिंचाई। अब बूंद बूंद सिंचाई से मरुस्थलीकरण का कोई संबंध है नहीं, तो सी तो होगा नहीं। मृदा अपर्दन, अपर्दन का तात्पर्य होता है मिट्टी का कटाव या मिट्टी का स्थानांतरण, तो वो मरुस्थलीकरण है। यानी कि ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एक याद रखना, बूंद बूंद सिंचाई से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की वे पहली नहर परियोजना जिससे बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाई गई थी, तो याद रखिएगा वो होती है आपके ये नर्मदा नहर परियोजना, जिससे लाभान्वित हैं आपके राजस्थान के दो जिले जालोर व बाड़मेर। इस परियोजना से राज्य में सर्वप्रथम किसकी शुरुआत हुई थी? बूंद बूंद सिंचाई, फंवारा, इजरायली या टपकन पद्धति, जो भी आप बोले। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, पता है ना आपको, इस प्रकार के एक दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसलें दे रखी है और एक तरफ आपके किस्में दे रखी है। पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कपास, सामने है वीरनार, गेहूं, सामने है माही धवल, चावल माही सुगंधा, मक्का माही कंचन। पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा जी। बिल्कुल, बहुत ही शानदार सभी के। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, माही धवल, माही सुगंधा, माही कंचन। एक चीज आपके क्लियर है, कौन सी? कि सर ये हमें पता है कि माही सुगंधा जो है ये तो चावल की किस्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और माही सुगंधा राजस्थान के अंदर कौन से क्षेत्र में होती है? तो वो भी है बांसवाड़ा। चावल की एक और किस्म जो हमारे राजस्थान में वह है बासमती चावल, और ये बासमती चावल राजस्थान के किस जिले में? तो याद रखिएगा हनुमानगढ़। कहां पर है ये? हनुमानगढ़ में। ठीक है, दूसरी बात यह है कि माही धवल और माही जो कंचन है ये दोनों ही आपके किसकी किस्में हैं? तो याद रखिएगा मक्का की। किसकी है? मक्का की। और मक्का होता है आपके राजस्थान के कौन से मैदान में? मेवाड़ मैदान में। क्योंकि मक्का के लिए जो मिट्टी चाहिए वो है आपके लाल चिकनी मिट्टी। ये तो अब आप स्वयं देख लेंगे कि सर जो माही धवल है वो गेहूं की ना होकर किसकी है? मक्का की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बस ये चावल की है और ये मक्का की है। क्लियर? चलिए शाबाश, आइए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन और शानदार। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या है? अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या बताइए। टोंक, सवाई माधोपुर या करौली, झालावाड़, कोटा, बारां, शिरोई, उदयपुर, राजसमंद,
जयपुर, दौसा, भरतपुर। पूछा गया है राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या है, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज आप जानते हैं, ये मैप है और इसके अंदर ये आप सबको पता है कौन सी। देखिए, ये दिशा है आपके उत्तर, ये दिशा है आपके दक्षिण, ये है आपके पश्चिम और ये है आपके पूर्व। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक बात यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व तो है। एक चीज आप सब जानते हैं कौन सी, कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वह है झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा, झालावाड़। ठीक है। दूसरी बात कौन सी, दूसरी बात यह कि राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो भी आप जानते हैं जैसलमेर। ये तो है न्यूनतम वाला और ये कौन सा है, सर्वाधिक वाला। इसीलिए एक चीज आप सब जानते हैं कौन सी, कि जैसे जैसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होती जाएगी, कमी। भाई इधर से इधर की ओर चलेंगे तो सिंपल सी बात है, वर्षा की मात्रा में क्या होगी, कमी, वर्षा में कमी होगी। तो यह भी डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी होगी, तो याद रखिए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की ओर, क्योंकि जैसे जैसे जाएंगे कम होती जाएगी और आखिर में ऐसा समय आएगा जब राज्य में सबसे कम वर्षा होगी, वो है जैसलमेर। तो सिंपल सी बात है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी, बढ़ोतरी, वर्षा में वृद्धि। तो आप स्वयं समझ गए होंगे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र रहेगा वह आपके ये क्षेत्र है और सबसे कम वाला ये क्षेत्र है। यहां पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या है, तो इस पूरे में सर्वाधिक वर्षा यहां पर हो रही है। तो झालावाड़, कोटा और बारां। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है ये। तो मतलब ऐसे ना पूछकर वो दिशा से पूछ सकता है कि राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी होगी या फिर बढ़ोतरी होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ऐसा कौन सा युग्म है जो आपके गलत है, बताइएगा, बताइए भाई। निम्न में से कौन सा युग्म है वो गलत है। देखिए, पेट्रोल डैश करके दे रखा है भाग्य शक्ति बाड़मेर, कोयला पलाना बीकानेर, पेट्रोल डैश करके दे रखा है घोटारू जैसलमेर, कोयला दे रखा है बरसिंहसर बाड़मेर। पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है, बताइएगा। देखिए, पेट्रोल में तो भाग्य शक्ति, देखिए पेट्रोल के यदि अवशेष हम देखें तो बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, नागौर। ये क्षेत्र तो ही जहां पर हमें पेट्रोलियम के साक्ष्य मिले हैं। इसमें नाम भी दे रखा है भाग्य। तो आप सब जानते हैं कि पेट्रोल के अवशेष जो बाड़मेर के अंदर हैं वो भाग्य, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी वो सारे हैं। लेकिन करंट की बात याद रखिएगा, वर्तमान 2022 में बाड़मेर का वे कौन सा क्षेत्र खोजा गया जहां पर हमें तेल के साक्ष्य मिले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 के अंदर बाड़मेर का वह क्षेत्र जहां पर तेल के साक्ष्य खोजे गए थे, उस क्षेत्र का नाम है, याद रखिएगा, दुर्गा। मतलब एक चीज़ ये याद कर लीजिए, महिलाओं के नाम आए रागेश्वरी, ऐश्वर्या, मंगला, वंदना, दुर्गा, याद रखना है बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। क्लियर। तो ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कोयला है पलाना बीकानेर, बिल्कुल सही है, क्योंकि लिग्नाइट की सबसे बड़ी जो परियोजना है वो आपके पलाना बीकानेर में है। हाँ, जामसर भी बीकानेर में है लेकिन वो जिप्सम की है, याद रखिएगा, ये भी सही है। पेट्रोलियम के साक्ष्य घोटारू जैसलमेर, बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम के अवशेष भी मिले हैं घोटारू से। और एक चीज और याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान के अंदर सबसे पहले
हीलियम के भंडार भी कहां पर मिले तो भी याद रखना गोटारू ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके कर जो कोयला है वो बरसिंगशर है, नहीं, बरसिंगशर बाड़मेर में स्थल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। कि कौन सा युग गलत है, तो गलत डी है भाई, क्योंकि बरसिंगशर बाड़मेर में नहीं है, बीकानेर में है। देखिए स्थल तो सही है, पर कोष्टक के अंदर जो जिला दे रखा है ना वो गलत है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, ये आया ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर एवं टोंक, बांसवाड़ा डूंगरपुर, जैसलमेर बाड़मेर या फिर अजमेर नागौर, बताइए। जुरासिक युग, देखिए हम जब आप जब पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो भौतिक प्रदेश के समय एक चीज आप पढ़ते हैं, एक पार्क पढ़ते हैं आपके राजस्थान में। कौन सा है वो है आपके आकल वुड फॉसिल्स पार्क। ये जो आकल वुड फॉसिल्स पार्क है, जहां पर हमें लकड़ी के जीवाश्म मिले। वुड का मतलब देख लीजिए लकड़ी है, फॉसिल्स का मतलब क्या है? जीवाश्म। ये जो लकड़ी के जीवाश्म मिले, ये आपके कौन से युग के थे? याद रखिएगा, जुरेसिक युग के। किस युग के मिले? जुरेसिक युग के। और ये जो आकल वुड फॉसिल्स पार्क है, ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? तो ये है आकल गांव में। और आकल गांव किस जिले का है? याद रखिएगा, जैसलमेर में। मतलब जुरेसिक युग के जो अवशेष हैं वो आपके कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर। क्योंकि ये जो पार्क है ये है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान में, और राष्ट्रीय मरु उद्यान आता है 2 जिलों में, जैसलमेर वे बाड़मेर। और राष्ट्रीय मरु जो उद्यान है वो आपके राज्य का सबसे बड़ा क्या है? अभ्यारण्य। क्लियर? तो ये है आपके जुरेसिक युग की चट्टानें, जो राजस्थान के कौन से जिलों में हैं? याद रखिएगा, जैसलमेर वे बाड़मेर के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है आपके कि राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए, बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। अब ये आपके लिए वैसे तो चिंटू क्वेश्चन ही है, बताइए। ये दे रखा है आपके बांगड़ प्रदेश, एक है वागड़ क्षेत्र। अब वागड़ क्षेत्र की यदि मैं बात करूं, इन दोनों को मैप के माध्यम से यदि समझेंगे, तो ये स्थिति ये है कि यहां पर जो क्षेत्र है ये तो है आपके वागड़, यहां पर जो स्थिति है वो है आपके बांगड़। वागड़ में जो जिले आते हैं वो तो है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांगड़ में जो आते हैं वो एक तो आपके पूरा शेखावटी है, याद रखिएगा, कुछ भाग बीकानेर का भी आता है और कुछ भाग आपके नागौर का भी आता है। ये जो क्षेत्र है ये है आपके कौन सा? बांगड़ प्रदेश। जबकि इसमें आता नहीं है कौन सा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, राजसमंद। राजसमंद नहीं आता भाई, याद रखिएगा। जिस प्रकार 2 शब्द आप और नहीं पढ़ते हैं, एक तो आप पढ़ते हैं बीड़ और एक पढ़ते हैं बीहड़। देखिएगा, बीड़ तो क्या है? बीड़ तो आप कहेंगे सर शेखावटी में पशु चारागृह के मैदान है, ये बीड़ है। जबकि जहां चंबल बहती है वहां पर जो क्षेत्र है वो क्या है? बीहड़ है कि नहीं है? जैसे आपके ये भी पढ़ते होंगे कभी आप, एक शब्द आप पढ़ते हैं मेवात। कौन सा? मेवात। और मेवात क्षेत्र है ये अलवर और भरतपुर। एक चीज आप पढ़ते हैं मेवल, और मेवल जो क्षेत्र है वो है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला। ऐसे एक एक शब्द है, केवल हेर फेर बस। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद पुण्य सर्जित किए गए थे? यहां पर क्वेश्चन को समझना आराम से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 25 वर्षों के बाद, 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद पुण्य सर्जित किए गए? क्वेश्चन की लैंग्वेज हार्ड है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए,
संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था की यदि हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि ये जो व्यवस्था है इसकी जो शुरुआत हुई थी संभागीय व्यवस्था की वो है आपके 30 मार्च 1949। लेकिन उसके बाद में संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी गई। कब? तो याद रखिए 24 अप्रैल 1962। लेकिन इसे पुणे शुरू किया गया। पुणे जो शुरुआत हुई वो है आपके 26 जनवरी 1987। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है 25 वर्षों के अंतराल के बाद। देख लीजिए 1962 से 1987 कितने वर्ष हो गए? 25 वर्ष। 25 वर्ष के बाद किस वर्ष में संभागीय आयुक्त पद की पुणे शुरुआत हुई? तो आपके सामने है 1962 को समाप्त और पुणे शुरुआत कब हुई? 1987। इसी खुशी में राजस्थान का छठा संभाग भी बना था, याद रखिएगा। छठा संभाग जो बना वो आपके कौन सा बना था? तो याद रखिएगा अजमेर। कौन सा बना था भाई? याद रखिएगा अजमेर। क्लियर? ये इस प्रकार का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए भाई। फिर चलते हैं आगे। चलें? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है राजस्थान में निम्न में से किस परियोजना में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को आवश्यक बनाया गया है? बताइए, राजस्थान में निम्न में से किस परियोजना में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई, अभी शायद हमने इसकी चर्चा भी की थी थोड़ी देर पहले। बताइए, थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि राजस्थान की वह पहली कौन सी नहर परियोजना है जिससे जो सिंचाई सुविधा है ना, सिंचाई, वो हमने पद्धति अपनाई थी। कौन सी? बूंद बूंद, फव्वारा, टपकन, या फिर इसे बोलते हैं आपके इजरायली पद्धति। ये सर्वे, देखिए गंगनेर परियोजना की खास बात क्या है? याद रखिएगा, ये राज्य की पहली परियोजना, याद रखिएगा, राज्य की पहली परियोजना है आपके गंग नहर परियोजना। इंदिरा गांधी जो परियोजना है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। परवन जो सिंचाई परियोजना है ये तो आपके परवन नदी पर बारे जिले में है, और जिससे सिंचाई व्यवस्था जो फव्वारा है वो है आपके नर्मदा केनाल परियोजना। और इससे राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित हैं, एक तो है बाड़मेर और एक याद रखिएगा जालोर। जालोर के सिल्लू गांव से ये प्रवेश करती है और बाड़मेर के गुड्डा मालानी क्षेत्र में ये समाप्त होती है। इसका जो उद्गम है वो सरदार सरोवर बांध गुजरात से है, इस केनाल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब पढ़िए इसको आराम से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपके, बताइए। हाँ देखिए क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए या ध्यान कीजिए। पहला शब्द है रिको। चलो पहले इसको ही पकड़ो, रिको। पूछा जाए आपको कि रिको की स्थापना कब हुई, तो रिको की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी 1969 में, लेकिन इसकी स्वतंत्र रूप से जो स्थापना है वो है आपके 1980 में। आप कहेंगे सर हमें क्या करना है एग्जाम में आए तो, दोनों अगर साथ में आ जाए तो करना है 1969 और अलग अलग आए तो फिर करना ही है, याद रखना। कह रहा है कि रिको कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, गंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है। यह कह रहा है कि ये जो रिको संस्था है ना, इस रिको संस्था द्वारा आधारित उद्योग के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, गंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर चुका है। जी नहीं, ऐसी कोई बात अभी हुई नहीं है रिको के द्वारा। एक होता तो हम मान लेते, वो है आपके रूपनगढ़। भाई राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क तो हम मानते, 4 तो है भी नहीं, तो ये तो असंगत है। दूसरी बात क्या है, अन्य फूड पार्क, ग्रीन टेक, मेगा फूड पार्क
प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर में किशनगढ़ के पास विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल बात ये सही है। अन्य जो फूड पार्क है ना आपके, कौन सा, मेगा फूड पार्क, जो अजमेर में किशनगढ़ के पास में, मतलब कहां पर, रूपनगढ़, ये जो स्थान है यहां पर विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, केवल बी सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, घिलुंड किस नदी के किनारे है, बताइएगा। ये जो घिलुंड है ये किस नदी के किनारे है? ये आपके पुरातात्विक स्थल हैं। घिलुंड जो है वो आपके राजसमंद जिले के अंदर स्थल है, और ये है आपके आहड़ सभ्यता का एक केंद्र भी। बताइए टाइगर रिजर्व कितने हैं? किस में पूछ रहे हैं आप? भारत में यदि पूछ रहे हैं तो याद रखिएगा, अच्छा राजस्थान की सुनिए पहले। राजस्थान में आपके टाइगर रिजर्व हैं 4। कितने हैं? 4। चौथा जो बना आपके रामगढ़ विषधारी बूंदीवाड़ा, यह आपके देश का है 52वां। अब राजस्थान में राज्य का पहला भालू अभयारण्य बन रहा है जो देश का है 4था। ठीक है। घिलुंड जो है वो आपके राजसमंद में है, और कौन सी नदी के किनारे? तो आप सब जानते हैं कि राजसमंद में जो नदी है प्रमुख वो है बनास, जो है आपके वन की आशा। कोठारी जो है, इस कोठारी नदी के किनारे जो स्थल है वो है आपके बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। खारी नदी के किनारे जो स्थल है वो है आपके आसिंद भीलवाड़ा, याद रखिए। कांतली नदी के किनारे जो स्थल है वो है एक तो गणेश्वर और शिकरवाड़ी, और एक है सुनारी सभ्यता झुंझुनवाड़ी। ये स्थल है आपके। ठीक है। हाँ 53वां हो गया, पर घोषणा अभी नहीं है। ये आपको पता होगा राजस्थान का ये जो 4था है रामगढ़, इसकी घोषणा, इसकी प्रस्तावित तो कभी का कर दिया गया, लेकिन घोषणा अभी आई है हाल ही में, मई में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस दिशा में जूता व खेत मिला है? पूछा यह है कि जूता व खेत कहां मिला है, बताइएगा। बिल्कुल हाँ, नहीं कल नहीं, परसों तो आया था पेपर में कि अब करौली जो है, बिल्कुल सही है, करौली जो है वहां पर बनेगा आपके टाइगर रिजर्व है, लेकिन बना नहीं है, बात आई है। और बातें क्या है जी, बातों होती रहती है, बातों का क्या है। ठीक है, फिलहाल पूछा जाए तो केवल 4 ही बताना है आपको, ठीक है ना। बताइए कालीबंगा जो पुरातत्व स्थल है वो आप सब जानते हैं, इसका अर्थ आपके काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां। यह आपके किस जिले में? तो हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी? तो घग्गर। खोज तो अमलानंद घोष। आपके उत्खननकर्ता तो बीबी लाल वे थापर। यहां पर प्रमुख रूप से जो साक्ष्य हैं वो है आपके भूकंप के, इसके अलावा जूते हुए खेत के साक्ष्य। अब यहां पर पूछा जा रहा है आपको कि ये जो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ के अंदर विकसित है, दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा? तो याद रखिएगा जूते हुए जो खेत के साक्ष्य मिले हैं हमें, वो कालीबंगा के कौन सी दिशा से? दक्षिण पूर्वी दिशा से। एक याद रखिए, ये जो कालीबंगा है इसके चारों ओर परकोटा था भाई, और ये जो परकोटा था ये कच्ची ईंटों से निर्मित था। किससे था? कच्ची ईंटों से, याद रखिएगा। क्लियर। और ये कालीबंगा एक प्रकार का नगरीय स्थल है, याद रखिएगा। मात्र सत्तात्मक है, ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा ये एकल परिवार वाला है। कौन सा? कालीबंगा सभ्यता। तो दक्षिण पूर्वी स्थल से हमें क्या मिला है? जूता हुआ खेत। मतलब देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया है, संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया है, बताइए अजमेर का कौन सा ऐसा चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी? देखिएगा एक बार फिर बता रहा हूँ, करंट की बात है कि अजमेर में अब एक और विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, वो है आपके गरीब नवाज विश्वविद्यालय। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि अजमेर के अंदर आपके संस्कृत महाविद्यालय। देखिए
अजमेर में जो संस्कृत महाविद्यालय था कभी, वर्तमान के अंदर तो ये 16 खंभों का महल है, यानी कि बात हो रही है वर्तमान में 2.5 दिन के झोंपड़े की। तो 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है ये तो बनाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो संस्कृत महाविद्यालय है ये बनाया था बिसल देव ने, मतलब विग्रहराज चतुर्थ ने, याद रखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ ने। बिल्कुल इसी महाविद्यालय पर आपके विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जो रचित हरिकेली नाटक है उसकी पंक्तियां लिखी हुई है, एक तो यहां पर लिखी हुई है और एक उसी नाटक की जो पंक्तियां हैं वो आपके लिखी हुई है कहां पर, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में, जहां पर राजा राममोहन राय का स्मारक बना है। क्लियर? तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट जी। अगला क्वेश्चन ये करके बताओ भाई, बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन। निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ संत हैं और एक तरफ उनके जन्म स्थान है, यह पूछा गया है। बताओ, रामदास, जसनाथ जी, दरियाव जी और चरणदास जी, बताइएगा। बताइए, रामदास, जसनाथ जी, मैं आपके कमेंट का ही वेट कर रहा हूं। आप ही कहते हैं सर बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने चाहिए, ये लीजिए, बताइए। देखिए, सबसे पहले केवल उनको ढूंढना है जो आपको आता है। आप कहेंगे सर हमें जसनाथ जी का तो पक्का पता है। जसनाथ जी का जो जन्म है वो आपके कत्रियाशर बीकानेर में हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने होते हैं और ये सबसे इजी है, तो ये तो आपको आता ही आता है। अब बी में 3 नंबर है, ए और बी के अंदर 3 नंबर है और किस्मत देखिए आपकी कितनी शानदार है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बी में 3 है, मतलब ठोक दो ऑप्शन नंबर ए। रामदास जी जो है इनका जन्म हुआ है आपके दिक्कम कोर में, जसनाथ जी का हुआ है कत्रियाशर में, दरियाव जी जो है ना, संत दरियाव जी रेण मेड़ता वाले, उनका जन्म जैतारण पाली में हुआ है, ये याद रखिएगा। और जो चरणदास जी हैं इनका जन्म तो आपके डेहरा में हुआ है। चरणदास जी आप जानते ही हैं, दरियाव जी, जसनाथ जी और रामदास जी, तो ये इनकी जन्मस्थली है। तो पीठ से तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, संप्रदाय से भी आते हैं, तो इनके जन्म स्थान से भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है? लोक देवी के रूप में पूज्य कौन नहीं है भाई, बताइए। बाण माता तो आप सब जानते हैं, बाण माता जो है वो है आपके मेवाड़ शासक गुहिल और सिसोदिया वंश की कुल देवी, गुहिल या फिर क्या, सिसोदिया वंश की कुल देवी, तो ये तो देवी के रूप में पूजी जाती है। शीतला माता की यदि हम बात करें तो ये तो है आपके चेचक की देवी, चेचक की देवी, और शीतला माता का जो मंदिर है वो बना है आपके चाकसू में, चाकसू है आपके जयपुर में। एकमात्र ऐसी देवी जिसकी मूर्ति खंडित रूप में पूजी जाती है, इनका जो मंदिर है वो चाकसू जयपुर में तो है ही, कौन सी डूंगरी पर है, तो शील डूंगरी पर। किसने बनाया, तो माधो सिंह ने। ये जो शीतला माता की मूर्ति है पहले ये जोधपुर में हुआ करती थी, उसके बाद में कहाँ लाई गई, आपके चाकसू जयपुर में। अगली है आपके मीरा माता, और मीरा माता है नहीं सा, मीरा संत है, याद रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण की क्या किया करती थी, भक्ति, जिनका जन्म 1498 के अंदर पाली के कुड़की ग्राम में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना पूरा जीवन मेड़ता के अंदर ही व्यतीत किया था। भदाना माता तो आप जानते ही हैं, भदाना में है, हाँ, और भदाना माता आपके भदाना कोटा में ही तो है। ये मूठ की चपेट में आए व्यक्ति का इलाज होता है यहां पर, हाँ बिल्कुल, ये भदाना माता जो है वो आपके कोटा के अंदर है, और मूठ की चपेट में आए व्यक्ति का इलाज होता है यहां पर, भदाना माता। तो कौन सी देवी के रूप में नहीं पूजी जाती है, तो याद रखिएगा मीरा माता, ये एक संत है, ठीक है। हाँ, चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और ठाकुर कुशाल सिंह जो चंपावत है वो कहाँ के ठाकुर हैं, तो याद रखिएगा आवा। आवा कहाँ पर है, आपके पाली में। ये वही ठाकुर हैं जिन्होंने एक युद्ध के अंदर तो मारवाड़ की सेना को पराजित किया था,
और दूसरे युद्ध के अंदर अंग्रेजों को पराजित किया। तो ऐसा पूछा गया है कि राजस्थान के आवा के वह ठाकुर जिन्होंने एक में मारवाड़ और दूसरे युद्ध में अंग्रेजी सेना को पराजित किया, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। मारवाड़ को जिस युद्ध में पराजित किया था वो था आपके बिथोड़ा का युद्ध। वो कौन सा था? बिथोड़ा का। और अंग्रेजों को जिस युद्ध में पराजित किया वो था आपके चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध तो लड़ा गया था आपके 8 सितंबर 1857, जबकि चेलावास का युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर 1857। और जैसे ही चेलावास का युद्ध हुआ तो उसके बाद में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के एक भाई थे जिनका नाम था पृथ्वी सिंह, इनको आवा सौंप दिया और स्वयं मेवाड़ की ओर निकल पड़े। तो इनको शरण मिली थी एक व्यक्ति जिनका नाम है जोध सिंह, और ये जोध सिंह कहाँ थे? तो याद रखिएगा कोठरिया के। तो इनको कहाँ पर शरण मिली? याद रखिएगा कोठरिया में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोठरिया के अंदर शरण मिली थी।